Hello friends, welcome back to my channel Educare Academy by Mandeep ma'am. Today I have brought more questions of pre-YQ for you guys. So let's quickly move towards the questions without wasting time because you know that no bug, only facts झटपट. So friends, our first question is निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है? Which among the following is the highest quality hard coal? हार्ड कोल बताना है, जिसकी जो हाईएस्ट क्वालिटी का हार्ड कोल होता है वो बताना है. तो दोस्तों आंसर होगा एंथ्रासाइट. एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल. जो कोयला है सबसे ज्यादा कठोर उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला होता है. इसके अंदर जो कार्बन होता है वो 80 to 95% तक होता है. तो ये फर्स्ट नंबर पे होता है, फर्स्ट नंबर पे बेस्ट कोयला होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल हाईवे नंबर 1? तो फ्रेंड्स आंसर इज शेरशाह सूरी मार्ग, विच इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर ए. नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है दोस्तों. इसी को शेरशाह सूरी मार्ग का नाम दिया गया है. ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसे शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है. ये नेशनल हाईवे नंबर 1 का नाम है. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री का उत्पादन करते हैं जाने जाते हैं. द इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स फॉर द अदर इंडस्ट्रीज आर नॉन एज. तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज है या ऐसे उद्योग है जो अन्य उद्योगों के लिए कच्ची जो सामग्री होती है दोस्त प्रोड्यूस करती है उनको? तो वो आंसर है बेसिक इंडस्ट्रीज, मूलभूत या बुनियादी उद्योग. इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग एक्सेट्रास. ठीक है ना, जो ऐसी सामग्रियां होती हैं जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं दूसरी इंडस्ट्रीज को. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु विद्युत बिजली संयंत्र कर्नाटक में है? Which one of the following is the nuclear power plant in कर्नाटका? तो कर्नाटका में न्यूक्लियर पावर प्लांट है which name is कैगा. कैगा नाम है उसका. कैगा है जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है यहाँ पर? 880 मेगावाट. कलपक्कम नाम का है, वो तमिलनाडु में है. रावत भाटा राजस्थान में है. दोस्तों तारापुरा महाराष्ट्र में है. तारापुर महाराष्ट्र. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. गुजरात के सलाया से उत्तर प्रदेश के मथुरा तक बनाई गई पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ पाइपलाइन दैट वाज कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट सलाया गुजरात विद मथुरा इन यूपी? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. 1256 किलोमीटर इसकी लंबाई है. गुजरात के सलाया से उत्तर प्रदेश के मथुरा तक बनाई गई ये पाइपलाइन है. ये 1256 किलोमीटर तक लंबी है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. उस राज्य की पहचान करिए जिसमें धान की तीनों किस्में आस, अमन तथा बोरो की फसलें उगाई जाती है. Identify the state in which the three paddy crops As, Aman and Boro are grown. तो दोस्तों देखिए, ये धान की 3 किस्में हैं, आस, अमन और बोरो. ठीक है, ये कहाँ मेनली उगाई जाती है? तीनों किस्में ये उगाई जाती है असम में. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. असम कृषि प्रधान राज्य है और चावल इस राज्य की मुख्य फसल कह सकते हैं है. ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी धान की तीनों टाइप की जो फसलें हैं ये वाली आस, अमन और बोरो ये उगाई जाती है. धान की फसल उगाने के लिए पैडी की जो क्रॉप है उसको ग्रो करने के लिए उसका जो सबसे बेस्ट टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है. 100 सेंटीमीटर से अधिक इसको वर्षा चाहिए, रेन चाहिए. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 की ओर. क्वेश्चन नंबर 7. स्वामित्व के आधार पर उद्योग वर्गीकृत किए जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ
ऑनरशिप इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू, ऑनरशिप के आधार पर इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड किया जाता है, तो इसको बताना है। ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पब्लिक सेक्टर, फिर आता है प्राइवेट सेक्टर, फिर जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 8, एकमात्र देश जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को आधिकारिक रूप से अपने देश की प्रगति से जोड़ा है, ये बताना है। द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली प्रोक्लेम द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज द मेजर ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस इज, कौन सी ऐसी कंट्री है जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को अपनी कंट्री की प्रोग्रेस बताती है, मेजर करती है उसको ऐसे। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूटान। भूटान है वो एक मात्र देश है जो अपनी सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को आधिकारिक रूप से अपने देश का क्या सोचता है, प्रोग्रेस सोचता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा बंदरगाह अरब सागर की रानी नाम से जाना जाता है? विच पोर्ट इज नॉन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कोची बंदरगाह। ये नेचुरल पोर्ट है और ये लोकेटेड है नियर वेम्बनाड कायल के पास में ये लोकेटेड है। इसे क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कहा जाता है। और जो कोचिन शिपयार्ड है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है कि कौन इनमें अग्रणी कॉफ़ी उत्पादक है? Who among the following is the leading producer of coffee? सबको आंसर पता होगा, वेरी इजी आंसर है ये तो। ब्राज़ील इज द राइट आंसर। ब्राज़ील है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी का। ये तो पूछा गया है वर्ल्ड के हिसाब से और हमारे इंडिया के हिसाब से है कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 का उद्देश्य क्या था? What was the purpose of the Industrial Policy Resolution of 1956? उसका पर्पस था दोस्तों रीजनल इक्वालिटी, क्षेत्रीय समानता। जो औद्योगिक नीति का जो प्रस्ताव था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेसोल्यूशन ऑफ 1956 का जो एम था वो था औद्योगिक विकास में तेजी लाना, एक्सीलरेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और था इनका एम्फेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, यानी भारी उद्योगों और मशीनों का निर्माण पर वो क्या देते थे, बल देते थे। ठीक है, और था एक्सपैंड करना पब्लिक सेक्टर को ताकि रिड्यूस हो सके इनइक्वालिटी इन इनकम, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तृत करना, एक्सपैंड करना पब्लिक सेक्टर को, और आय और धन में असमानता को कम करना। ये इसका क्या था, पर्पस था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में जब भी गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता था एक न्यूनतम खाद्य आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता था। एक ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति के लिए औसत कैलोरी की मात्रा कितनी है? While determining the poverty line in India, a minimum requirement of food was taken into consideration. What is the average requirement of calories per person per day in a rural area? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आंसर है रूरल एरिया के लिए जो पर्सन है रूरल एरिया में, जो ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति है उसको कितनी कैलोरीज चाहिए होती है, 2400 कैलोरीज उसको चाहिए ही होती है। और जो सिटी में रहता है, जो शहर में रहता है, उस बंदे को कितनी कैलोरीज चाहिए होती है, 2100 कैलोरी चाहिए होती है शहरी व्यक्ति को। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व बैंक द्वारा देशों को वर्गीकृत करने के लिए प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट 2006 द्वारा माने जाने वाले प्रमुख मानदंड हैं। द मेजर क्राइटेरियन कंसीडर्ड बाय द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 published by the World Bank to classify the countries is, तो विश्व बैंक के अकॉर्डिंग देशों को वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं किसके लिए, कि विकास विश्व का विकास रिपोर्ट देखने के लिए। ठीक है, उसका मानदंड क्या है, तो उसका मानदंड है पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14,
उस कार्यक्रम का नाम बताएं जो स्वेच्छा से कार्य करने के इच्छुक अदक्ष व्यक्ति को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देता है। नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट promises 100 days of guaranteed wage employment to all rural households who voluntary to do unskilled manual work। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नरेगा। बहुत फेमस भी है ये नरेगा, मनरेगा। अब इसका नाम तो मनरेगा है, पहले ये नरेगा थी। 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम है द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। 2009 में चेंज कर दिया गया था, इसका नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया गया है। और ये शो करता है कि जो इच्छुक हैं व्यक्ति, जो जिस व्यक्ति को काम करने की इच्छा है, वो मिनिमम 100 डेज का उसको रोजगार देने की गारंटी देता ही है। क्वेश्चन नंबर 15, आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों में डैश खनिज पाया जाता है। मिनरल्स ऑकर इन डैश इन igneous एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो क्या पाया जाता है, कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वो पाया जाता है लॉर्ड्स। ये जो मिनरल्स हैं ये फाउंड होते हैं कहाँ पे? igneous एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में फाउंड होते हैं, मिलते हैं। इनके अंदर क्रैक्स और जॉइंट्स होते हैं। इन चट्टानों में क्या होते हैं? क्रैक्स एंड जॉइंट। इनका निर्माण तब होता है, ये तब फॉर्म्ड होते हैं जब तरल तथा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे ये भूपृष्ठ की ओर खुद को धकेलते हैं। जब ये ऊपर उठ जाते हैं और ये ठंडे हो जाते हैं, जैसे जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा एक्सेट्रा जैसी शिराओं यानी वेन्स डिपॉजिट के रूप में मिल जाते हैं। किसके रूप में मिलते हैं? वेन डिपॉजिट के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज वेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 16 आ गया हमारा प्यारा प्यारा। कह रहा है कि जूट की फसलें किस मृदा में अच्छी उगती हैं या पैदा होती हैं, बताओ। तो बताइए दोस्तों, बताते हैं। चलिए, जूट ग्रोस वेल ऑन विच टाइप ऑफ सॉइल। जूट जो पैदा होती है या उगती है सबसे अच्छी उसके लिए सॉइल होती है, तो वो सॉइल होती है एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी। ये जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा अच्छे से उत्पन्न होती है, पैदा होती है। जूट एक ट्रॉपिकल प्लांट है, हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय पौधा। ये हार्वेस्ट होता है लाइट सैंडी और स्मूथी लोमी सॉइल में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसके लिए टेम्परेचर हमें 24 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए, और इसके लिए हमें जो मैक्सिमम रेन चाहिए एनुअल के हिसाब से, तो वो चाहिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक हमें वार्षिक वर्षा चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे हमें ह्यूमिडिटी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, आपदाएं 4 वर्गों में वर्गीकृत है। बाढ़ किस वर्ग के अंतर्गत आती है? आपदा 4 वर्गों में वर्गीकृत है और बाढ़ किस वर्ग के अंतर्गत आती है? Disasters are classified into 4 types. Floods come under which type of disaster? तो ऑब्वियसली बाढ़ है, पानी से रिलेटेड है। पानी से रिलेटेड क्या है? एक्वेटिक यानी जलीय, इजी। और देखिए, एटमॉस्फेरिक होता है, बायोलॉजिकल होता है और टेरेस्ट्रियल होता है। क्वेश्चन नंबर 18, हरित क्रांति की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया था। इस टिकट पर अंकित था To signify the achievements of the Green Revolution, a stamp was released by the then Prime Minister Mrs. Indira Gandhi. This stamp was entitled as, तो आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, व्हीट रेवोल्यूशन इन 9 जुलाई 1968, यानी गेहूं क्रांति जुलाई 1968 में की थी। हरित क्रांति शब्द सबसे पहले विलियम गॉड ने और नॉर्मन बोरलॉग ने दिया था। ये हरित क्रांति के जनक भी थे। कौन थे? विलियम गॉड और नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने सबसे पहले हरित क्रांति का टर्म दिया था, नाम दिया था। ये हरित क्रांति के जनक भी हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बफर स्टॉक के रूप में गेहूं तथा चावल का भंडार सरकार द्वारा किसके तहत किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है?
The stock of wheat and rice are produced by the government to have a buffer stock. This is done by, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। बफर स्टॉक का मीन्स क्या होता है? बफर स्टॉक का मीन्स होता है दोस्तों कि भविष्य में होने वाली कोई भी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का भंडार ऑलरेडी तैयार होना होता है, उसको बफर स्टॉक कहते हैं। कि कोई जैसे मान लो चावल आपको दिख रहा है, चावल की कमी आने वाली है, तो चावल का भंडारण पहले कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बफर स्टॉक। तो दोस्तों भविष्य में होने वाली किसी भी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का भंडार तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है या बफर स्टॉक है। बफर स्टॉक के रूप में गेहूं, वीट और चावल का भंडार सरकार भारतीय खाद्य निगम के द्वारा करती है, ठीक है ना। गेहूं और चावल, इसका बफर स्टॉक कौन रखता है? भारतीय खाद्य निगम, FCI। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20, स्लेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु को किस वर्ष कमीशन किया गया? In which year was the Slame Steel Plant in Tamil Nadu commissioned? तो आंसर आएगा 1982। This plant receives iron ore, limestone and iron alloy from the nearby area। तो दोस्तों जो इसकी विद्युत आपूर्ति होती है वो नावेली से की जाती है। नावेली क्या है ये? नावेली, ठीक है दोस्तों। तो ये इलेक्ट्रिकल नॉवल होता है जिसके अंदर तमिलनाडु में कमीशन्ड होता है ये, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो एंड होती है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। थैंक यू।